बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हम एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर हैं। मेरा नाम है मुबीन अहमद ख़ान और मैं ये वीडियो नए सिरे से फिर पेश कर रहा हूँ। इससे पहली जो वीडियो मैंने पेश की हैं, अगर आपको पसंद आए हों तो उनको लाइक कीजिए, और ये नई वीडियो भी मैं उसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर पेश कर रहा हूँ। एक मैं माज़रत कर दूँ कि मेरा मकसद पुरानी याददाश्तों पर मबनी मेरी ये कहानियाँ हैं जो कि मेरे साथ वाक़यात हुए। मेरा मकसद किसी हिंदू मुस्लिम नफ़रत पैदा करने के लिए नहीं है, ना किसी माशरे में ऐसे हालात पैदा करने के लिए ताकि ये ज़ाहिर हो कि कोई मज़हब के लोग ज़्यादा बुरे थे, किसी मज़हब के लोग बहुत अच्छे थे। जैसे कि मैंने जब यहाँ की दास्तानें सुनी हैं, मैं दौरान मुलाज़मत मुख्तलिफ़ शहरों में रहा हूँ और वहाँ से जो हिंदू माइग्रेट होके गए हैं उनके साथ भी बहुत से जुल्म हुए थे। ऐसे ही हमारे साथ भी वहाँ बहुत सी वो ज़माना नफ़रतों का ज़माना था। उस ज़माने में एक मज़हब दूसरे मज़हब से नफ़रत करने लगा था, हालांकि मज़हब नफ़रत करना नहीं सिखाता है। तो ये माज़रत मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा मकसद किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी के हक़ में नहीं है, बल्कि मैं अपनी याददाश्तों पर मबनी एक दास्तान बयान कर रहा हूँ जो मुझे याद है। और ये ज़रूरी नहीं कि वो दास्तान ऐसी हो कि वो तारीख़ी हक़ाइक़ भी हों, क्योंकि बहुत से वाक़यात ऐसे होंगे जो कि पहले हुए होंगे जो मैं बाद में बयान कर रहा हूँ, और बहुत से वाक़यात ऐसे होंगे जो बाद में हुए होंगे जो मैं पहले बयान कर दूँगा। तो ये मेरी माज़रत कबूल की जाए। अब मैं इब्तिदा करता हूँ कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में बयान किया था कि 1946 में ही हालात ख़राब होना शुरू हो गए थे हमारे इलाके में। वैसे सब अमन सुकून था, कोई एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत नहीं थी, लेकिन थोड़े थोड़े हालात ऐसे थे कि शकरंजी एक दूसरे को शक की निगाह से देखने के हालात शुरू हो गए थे। मुस्लिम लीग और कांग्रेस की तरफ से जो मुसलमान इलेक्शन लड़े थे उसे जमीयत उलमाए हिंद कहते थे। वो मुसलमानों की उस ज़माने में ये तरीक़ाकार था कि हिंदू वोट अलग हिंदुओं को वोट देते थे, मुसलमान वोट मुस्लिमों को वोट देते थे। तो मुस्लिम लीग का ये मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान के हक़ में कौन वोट देता है, और जो जमीयत उलमाए हिंद के लोग थे वो ये कहते थे कि हम एक ही साथ हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। इस सिलसिले में हमारे इलाके में जो मुसलमान थे वो ज़्यादातर मुस्लिम लीग के हामी थे। तो इस तरीके से जो मुस्लिम लीग के लोग भी वहाँ आते थे और कांग्रेस के लोग भी वहाँ आते थे, और वो एक दूसरे के बारे में वो प्रचार करते थे कि भाई हमें वोट दो। तो हम भी वहाँ देखते थे और हम मुस्लिम लीग के झंडे लेके वहाँ गलियों में नारे लगाते फिरते थे। ये उस ज़माने का रिवाज था कि ऐसे ही होता था। तो बहुत से लोग वहाँ आते थे और अपनी तशहीर करते थे कि हमें वोट दिया जाए। तो उस ज़माने में हालात ये हुए कि हमारे इलाके में जो मुस्लिम लीग के कैंडिडेट थे उनको वोट ज़्यादा मिलने का इम्कान था और कांग्रेस को कम मिलने का इम्कान था। हमारे बड़े भाई जो थे वो पढ़े लिखे आदमी थे, थोड़ा सा चौथी पाँचवीं क्लास से, तो उन्होंने भी पुराने कागज़ों पे अपने पोस्टर बनाए और मुख्तलिफ़ जगह पे टांग दिए कि मुस्लिम लीग को वोट दो। तो इस तरीके से लोगों की नज़र में हमारा ख़ानदान आ गया कि हम लोग मुस्लिम लीग के सपोर्टर हैं। तो ये बातें वहाँ होती थी। 1946 में इलेक्शन हुए थे और उस 40 के इलेक्शन में जो है रिज़ल्ट आ गए थे और ये ऐलान हो गया था कि पाकिस्तान बनेगा। तो हम अभी वहीं रहते थे अपने गांव में। तो उसी दौरान में 1946 में मेरठ में गढ़मुक्तेश्वर पर गंगा स्नान के लिए जो हिंदू गए थे वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता था, और मुसलमान वहाँ कारीगर बढ़ई लोहार तरखान अपना सामान बेचने के लिए जाते थे। तो वहाँ झगड़ा हुआ और बहुत से मुसलमानों को मार दिया गया। ये इस्लात वहाँ अखबार तो हमारे गांव में आते नहीं थे, इसलिए हमें पता नहीं, बहुत दिन के बाद ये पता लगा कि वहाँ झगड़ा हुआ और मुसलमान मारे गए, लेकिन हमारे इलाके में अमन सुकून था। फिर क्या हुआ कि एक वाक़या ऐसा हुआ कि हम स्कूल में पढ़ने गए हुए थे। उस रोज़ हमारे इलाके में वो लोग जो है ना कुछ स्कूल में इकट्ठा होना शुरू हो गए। जैसा मैं बयान कर रहा था कि हम स्कूल में थे, हिंदुओं का एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ, बड़ी तकरीरें हुई और उन्होंने फ़ैसला किया कि मेहंदीपुर पर हमला कर दिया जाए। हम वहाँ बैठे हुए थे
تو ہندو لوگ آتے تھے اور ہمارے سروں کو دیکھتے تھے، ان کے سر پہ چوٹی نہیں ہے، یہ مسلمان ہیں، بلکہ وہ کہتے تھے مسلح ہیں، ان کو ابھی مار دیا جائے۔ ہمارے ٹیچر نے کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، میری ملازمت کا سلسلہ ہے۔ اس وقت انگریزوں کا ہی زمانہ تھا، اس لیے سارے لوگ ڈرتے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ ہمارے ٹیچر نے، جو پنڈت جی ہم جسے کہتے تھے، انہوں نے ہمارے والد صاحب کے ایک دوست کو بلایا اور ان سے کہا کہ ان بچوں کو لے جائیں اور مہندی پور کے راستے پہ چھوڑ دیں تاکہ یہ اپنے گاؤں چلے جائیں۔ ایسا ہی ہوا، ہمیں لے کے وہ ایک اونچے سے ٹیلے پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں یہاں کھڑا ہوں اور اپنے گاؤں کی طرف دوڑ لگا دو۔ ہم نے دوڑ لگائی تو دیکھا تو پورے گاؤں کے لوگ، جو بڑے بچے وہاں گئے تھے، انہوں نے بتایا کہ ان بچوں کو تو مار دیا سب نے۔ اب سارے گھر کو، سب کو بڑی پریشانی ہوئی، تو سب لوگ باہر نکل کے آ گئے۔ ہماری والدہ بھی جو کہ پردہ کرتی تھیں اور گاؤں سے باہر آ گئی۔ جب وہ دیکھا تو وہ بڑے خوش ہوئے۔ ہم نے بتایا کہ وہاں تو بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے اور آج رات کو ہمارے اوپر حملہ ہوگا۔ لیکن ہمارے لوگ بھی بڑے تیار بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ جی تیاری کرو سب۔ اسی وقت ایسے حالات ہوئے کہ ہمارے علاقے میں ان دنوں بسیں اور لاریاں اور ایسے سامان تو نہیں تھے، اونٹوں پہ سامان جاتا تھا، تو ایک قافلہ اونٹوں پہ، ہر ہفتے ایک قافلہ اونٹوں پہ سے گزرتا تھا، جس میں 500-700 اونٹ ہوتے تھے اور اس پہ ان کو اٹواریہ کہتے تھے۔ وہ لوگ کہیں سے آگرے سے سامان لا کے اور دہلی کی طرف لے جاتے تھے۔ وہ رات کو سفر کرتے تھے۔ جب وہ رات کو سفر کر رہے تھے تو باجرے اور جوار کے کھیتوں میں سے ان کا راستہ گزرتا تھا، وہ وہاں سے گزرتے تھے۔ تو ادھر سے وہ حملہ کرنے آئے ہندو ہمارے گاؤں بھائی پور کی طرف سے، تو دیکھا کہ وہ جا رہے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ یہ میواتی ہیں اور سامان حرب یعنی بندوقیں اور تلوار لے کے مہندی پور کے لوگوں کو سپلائی کرنے آ گئے ہیں۔ تو تھوڑی سی انہیں تشویش ہوئی، ان کے اونٹ جو ہے نا زور زور سے ببل ببل کر کے بولنے لگے، تو وہ ہندو سمجھے کہ بھئی اب حملہ ہونے والا، الٹے بھاگنے لگے اور اس طرح سے وہ حملہ ناکام ہو گیا اور ہمارے گاؤں کو کے اوپر حملہ کیے بغیر ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ سویرے کو دیکھا کہ جوار کے کھیتوں میں اور باجرے کے کھیتوں میں جوتیاں پڑی ہوئی ہیں، کہیں لٹ پڑے ہوئے ہیں، کہیں ان کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ چھوڑ کے چلے گئے اور اس وجہ سے ہمارے گاؤں کی بڑی یعنی شہرت ہوئی کہ بھئی مہندی پور کے لوگوں نے وہاں کے ہندوؤں کو حملے کو بھگا دیا۔ تو یہ ایک واقعہ اس زمانے کا تھا۔ پھر ایسے ہی واقعات آگے چلتے رہے۔ ہم اسکول پھر جانا ہم نے بند کر دیا۔ تو کیا ہوا کہ ہندوؤں نے ایک فیصلہ کیا کہ بھئی ایسا ہے کہ آپ یہیں رہیں گے، پاکستان نہیں جائیں گے، تو آپ ایسا ہے کہ مل جل کے یہیں رہتے ہیں، ایک پنچایت بلاتے ہیں۔ ہمارے گاؤں کے پاس ایک گاؤں تھا پلاکا، اس گاؤں میں پنچایت ہوئی، ہندو مسلمان سب علاقے کے لوگوں کو بلایا گیا، لیکن اس میں بلوچوں کو اور میواتیوں کو نہیں بلایا، صرف راجپوت مسلمانوں کو بلایا گیا۔ اور وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم ایک ہی تھے، آپ اورنگزیب کے زمانے میں مسلمان ہو گئے، اب ہمارا مذہب، ہماری ذات ایک ہے، ہماری برادری ایک ہے، اس لیے اب ہم ایک ہو جائیں۔ آپ ایسا کریں کہ اپنا مذہب چھوڑ دیں اور ہندو ہو جائیں، اور آج کے بعد آپ جو ہے نا، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، آپ کا گاؤں محفوظ رہے گا۔ اب یہ گاؤں کے ہمارے جو 2-4 سرپنچ تھے، جس میں میرے والد صاحب بھی گئے تھے، میرے ایک تایا تھے، اور بھی دوسرے محلے کے بھی کافی سارے لوگ گئے تھے۔ انہوں نے کہا بھئی ہمیں سوچنے کا موقع دیا جائے، ایسا ہی تو نہیں ہے کہ ایک دم ہم یہ اعلان کر دیں، گاؤں کے لوگ کہیں کہ ہم تو نہیں مانتے، ہم وہاں مشورہ کریں گے لوگوں کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری رشتہ داریاں ہیں، ہماری جو رشتہ داریاں ہیں وہ مسلمانوں میں ہیں، اور ہمارے جو بیٹوں کی بیویاں ہیں وہ مسلمان گھرانوں کی اور لڑکیاں ہیں۔ پہلے ہم انہیں بلائیں گے، اپنی بیٹیوں کو جو مسلمان گھرانوں میں شادی ہوئی ہے وہاں بھیج دیں گے۔ اس طریقے سے ہم آپس میں اپنے سیٹلمنٹ کر لیں، جب ہم یہ کام کر لیں گے تو پھر ہم ہندو ہو جائیں گے۔ لیکن یہ انہوں نے کہا، اور جب والد صاحب وہاں سے آئے تو میں باہر کھیل رہا تھا، اور انہوں نے والدہ سے کہا، والدہ اپنے جو کوٹھے اور دالانوں کی لپائی کرائی تھی چماریوں سے، ابھی وہ باہر ہی کھڑی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ سامان باندھیں۔ ایک گاڑی جڑوائی والد صاحب نے، ہمارے بڑے بھائی کو کہا کہ گاڑی جوڑیں، اور جوڑنے کے بعد ایک بھگوان صاحب گڑریا اس کو بلایا کہ بھئی گاڑی پہ بیٹھ کے اور بٹھا کے انہیں دوسرے گاؤں لے جائے۔ اب اسی دوران میں کیا ہوا تھا کہ ترسلی کے جو بلوچ تھے، وہاں ایک عالمگیر خان اور ایک خورشید، میجر خورشید، 2 نامی گرامی لوگ تھے، اور وہ اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ انہوں نے ہمارے گاؤں میں، بلکہ وہ آئے تھے اور پیغام دے گئے تھے کہ اگر آپ کو ہندو بنانے کی کوشش کی جائے تو آپ نہ بنیں، آپ میرے گاؤں میں آ جائیں، میں آپ کی پوری حفاظت کروں گا۔ اور علاقے کے لوگوں کو بھی میں نے اکٹھا کر لیا۔
तो फिर ये फैसला हुआ कि हम तिरसली चले जाएंगे। तिरसली हमारे गांव के सरहद के बराबर ही गांव था। हमारे गांव की ज़मीन और तिरसली गांव की ज़मीन मिलती जुलती थी। तो सारे गांव में से लोग उठ के एकदम, कोई पैदल जा रहा है, कोई गाड़ी पे जा रहा है, कोई घोड़े पे जा रहा है और चलती है। हमारी भी गाड़ी चलती, लेकिन हम वहाँ तिरसली पहुँचे। एक रात हम तिरसली रहे और अगले दिन हम रबूपुरा चले गए। रबूपुरे में हमारे रिश्तेदार रहते थे, वो उनके पास हम जाके रुके। लेकिन ये इस्लाह हमारे मामू को अगवाल में, जो हमारे खुर्जे के पास हमारे मामू का गाँव अगवाल था, वहाँ इस्लाह हो गई। हमारे मामू वहाँ से आए और रात को वहाँ रुके और एक बस का इंतज़ाम किया और हमें बिठा के अगवाल ले गए। इस तरीके से हम वहाँ से बच के निकल गए। और गांव की हिफाजत के लिए फिर क्या हुआ कि मेल मेंबर जितने थे, हमारे जो लोग थे, जवां साल लोग, वो सब रात को गांव की हिफाजत करते थे। और गांव की औरतें सारी तिरसली में रहती थीं और चारों तरफ पहरा देते थे। ये जाहिर करते थे गांव खाली नहीं हुआ है। रात को एक दो फायर भी कर देते थे। हमारे गांव के लोगों ने अपनी हिफाजत के लिए बहुत से हथियार बनाए हुए थे। जैसे छोटे छोटे तोप बनाई हुई थी, उन्हें तोपड़े कहते थे। और बारूद भी खुद ही बनाते थे और जमुना के रेती में से कंकर निकाल के उनमें भरते थे और रात को एक दो फायर कर देते थे। हिंदुओं को यह एहसास होता था कि हम बाकायदा मोर्चे बना के बैठे हुए। ये बातें चलती रहीं। इस तरीके से मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लोग हमला करते रहे और मुसलमानों के गाँव को लूटते रहे, लेकिन हमारा गांव महफूज रहा। कुछ दिन तक ऐसे ही बाहर रहने के बाद जब हालात ठीक हुए तो हमारे गांव के कुछ लोग अपनी फैमिलीज़ को लेकर अपने गांव में पहुंच गए, लेकिन हम अभी अगवाल में ही थे। तो ये सिलसिला 1948 तक रहा। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ अगवाल से कुछ ख़ानदान जो थे गरीबों के, वो पाकिस्तान आने के लिए शुरू हो गए। तो हमारे बड़े भाई वहाँ अगवाल में ही थे। हमारे वालिद साहब मेहंदीपुर में थे और हमारी वालदा और हमारी भाभी और हमारी बहनें वहाँ अगवाल में ही थी। तो हमारे भाई साहब ने क्या किया, आओ देखा ना ताव देखा, और वो उन काफ़िलों के साथ आगरे गए और आगरे से पाकिस्तान की सफ़र शुरू कर दिया। वो पाकिस्तान पहुँच गए और हम अभी वहीं थे। अब ये बड़ा मसला टेढ़ा हुआ। कुछ दिन के बाद हम वहाँ पहुँचे तो ना अब हमारे वहाँ जानवर थे, ना खेती बाड़ी थी, और ऐसे ही हमारे गांव के लोग वहाँ पहुँच गए। मैं उनके साथ ही वापस पहुँचा और उस वक्त में स्कूल नहीं जाता था। तो आज तक की दास्तान मेरी यही है कि हमें जब शुद्धि बनाने के लिए कोशिश की जा रही थी तो हमारे गांव के लोगों ने अहद किया कि हम हिंदू नहीं बनेंगे, चाहे मर जाएं, लेकिन हम हिंदू नहीं बनेंगे। लेकिन फिर दोबारा आ गए और इस तरह से थोड़ा सा ख़तरा टल गया। फिर वो गाँव में रहने लगे। अब इसके बाद दास्तान जो है पाकिस्तान आने जाने की, ये जो दूसरी बात है मैं दोबारा शुरू करूँगा। तो ये आज तक की मेरी कहानी इतनी है। तो इंशाअल्लाह आपको आइंदा जो दूसरी दास्तान है वो शुरू की जाएगी। आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरी इस वीडियो को शेयर करें और ना पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपने ख़यालात का इजहार करें, मैं उसका जवाब दूँगा। ऐसी कोई बात नहीं है। तारीख़ और वाक़यात जो हैं आगे पीछे हो गए हैं, ये कोई तारीख़ी वाक़यात नहीं है। ये मेरे याददाश्तों पर मबनी दास्तान है जिसमें कोई आगे पीछे हो सकता है, उसकी मैं माज़रत चाहता हूँ। शुक्रिया।